तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे आईपीएल के बिजनेस के बारे में। लास्ट आईपीएल में जो टीम जीती थी उसे 20 करोड़ की इनाम राशि मिली थी। जबकि अगर कहा जाए नॉर्मल आईपीएल टीम का एवरेज सालाना खर्चा जो होता है वो 200 करोड़ रुपए तक आ जाता है। इसमें खिलाड़ियों का जो कॉन्ट्रैक्ट का पैसा होता है, खाने पीने की चीज़ें हो गई, ट्रेनिंग हो गई, आने जाने का खर्चा हो गया, सब कुछ मिला के अगर देखा जाए तो एवरेज 200 करोड़ रुपए खर्चा आता है। अब जीतने में मिल रहे हैं मात्र 20 करोड़, और वो भी सिर्फ एक टीम को जो जीत रही है। और एवरेज जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 200 करोड़ का हर एक टीम का। तो फिर जितने भी टीम के मालिक हैं वो आखिर क्यों ये टीम्स खरीदते हैं? आखिर क्यों जीतने के लिए लड़ा जाता है? क्यों इतनी मेहनत करके ये लोग सब कुछ करते हैं? और इन सब के बाद में जो इसका ऑर्गेनाइजर है बीसीसीआई, उसको इससे क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि वो भी तो सब अरेंजमेंट्स करते हैं, सारी चीज़ें इंतज़ाम करते हैं, ऑर्गेनाइजर ही वही इसके हैं। तो आज हम समझेंगे आईपीएल के बिजनेस मॉडल के बारे में। अब क्योंकि हम आईपीएल के बारे में जानना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इसका इतिहास भी जान लेते हैं। आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में, लेकिन इससे एक साल पहले एक दूसरी क्रिकेट लीग खेली गई थी, आईसीएल, इंडियन क्रिकेट लीग। इस लीग को ऑर्गेनाइज किया था जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने। जो जी कंपनी है, आपने सुना ही होगा, जी मूवीज, जी टीवी। और उसमें एग्जैक्ट सेम ही कॉन्सेप्ट होता था कि अलग अलग शहर के नाम की टीमें होंगी, उसमें अलग अलग खिलाड़ी होंगे जिनको खरीदा जाएगा। उसके बाद फिर वही 20-20 ओवर का 20-20 क्रिकेट किया जाएगा और कप के लिए लड़ा जाएगा। एग्जैक्टली सेम वैसा ही जैसा आईपीएल में होता है। प्रॉब्लम तब हुई जब आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस लीग को मान्यता देने से ही मना कर दिया। इसके साथ में जो बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसने भी इसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। अब यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बीसीसीआई भी एक प्राइवेट एंटिटी ही है। इस कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, इसको फुल कंट्रोल इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट का नहीं है। लेकिन क्योंकि आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो सिर्फ बीसीसीआई को ही भारत के क्रिकेट का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, इसलिए बीसीसीआई ही भारत के क्रिकेट के सारे डिसीजन लेता है। ये प्राइवेट एंटिटी, गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है। अब जैसे जो आज की डेट में आईपीएल होता है उसकी गवर्निंग बॉडी बीसीसीआई है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज कराते हैं। लेकिन अगर आईसीएल चल जाता तो उसकी गवर्निंग बॉडी जी एंटरटेनमेंट बन जाता, जो बीसीसीआई को पसंद नहीं आया। अब जो भी खिलाड़ी आईसीएल में खेलने के लिए जा रहे थे, उन्हें रोकने के लिए बीसीसीआई ने सबसे पहले तो जो उनके डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स थे उनकी फीस वगैरह बढ़ा दी, जो खिलाड़ियों को मिलती है। कि जो खिलाड़ी हैं वो अपने इनके बीसीसीआई के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को ज़्यादा तवज्जो दें आईसीएल के बजाय। और इसके बाद में इन्होंने आईसीएल के ऊपर एक तरीके का बैन भी लगा दिया कि अगर कोई भी खिलाड़ी, क्रिकेटर आईसीएल में खेलता है तो उसके ऊपर बीसीसीआई के सभी टूर्नामेंट से लाइफ टाइम का बैन लगा दिया जाएगा। अब ऑब्वियसली बीसीसीआई ही सब कुछ ऑर्गेनाइज कराता है, सिर्फ आईसीएल के पीछे कोई अपना पूरा क्रिकेटिंग करियर तो दांव पे लगाएगा नहीं। लेकिन फिर भी कई सारे क्रिकेटर्स और कई लोग ऐसे थे जिनको ये आईसीएल काफ़ी फायदेमंद दिख रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली काफ़ी सारे खिलाड़ियों को मौका मिल रहा था, सब कुछ हो रहा था, पैसे मिल रहे थे। तो फाइनली 13 सितंबर 2007 में बीसीसीआई भी अपनी ही एक क्रिकेट लीग आईपीएल की घोषणा कर देता है। उस समय के बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी का यह कहना था कि उन्होंने आईसीएल को देख के आईपीएल शुरू नहीं किया। हालांकि दोनों का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम था और आईसीएल ऑलरेडी हो भी चुका था, लेकिन ललित मोदी का यह कहना था कि जो ये लीग मैचेस का कॉन्सेप्ट है, ये फुटबॉल और बास्केटबॉल में बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। अगर फुटबॉल की हम बात करें तो ईपीएल है, जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग, और बास्केटबॉल में एनबीए है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। तो उनका ये कहना था कि जो ये लीग मैचेस होते हैं फुटबॉल बास्केटबॉल टाइप के, उससे प्रेरणा लेके इनके दिमाग में आईपीएल का प्लान जो था ये बहुत पहले से ही चल रहा था। आईसीएल का इससे कोई लेना देना नहीं है। खैर, अप्रैल 2008 में पहला आईपीएल का मैच खेला जाता है। आईसीएल वाली सारी सुविधाएं जो थी वो आईपीएल में भी मिल रही थी क्रिकेटर्स को। तो ऑब्वियसली सारे लोगों ने आईपीएल को आईसीएल के ऊपर चुना, क्योंकि आईसीएल में तो बैन वगैरह लग रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आईपीएल बीसीसीआई का ही है, पैसे भी मिल रहे हैं, सेम चीज़ें मिल रही हैं। इसी वजह से 2009 में आईसीएल बंद ही हो जाता है, आखिरी मैच खेला जाता है उसका, और मात्र 1-2 साल चलने के बाद में तीसरे साल वो बंद ही हो जाता है। तो ये था इसका शुरू होने का इतिहास।
अब आते हैं मेन बात पे कि इनकी कमाई कैसे होती है। आईपीएल की जो गवर्निंग बॉडी है बीसीसीआई, काफ़ी कुछ जो होता है वो मनी फ्लो इसी के थ्रू होता है। इसका पहला कमाई का जरिया जो है वो होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। इसका मतलब ये होता है कि जो पूरा का पूरा आईपीएल टूर्नामेंट है उसमें किस ब्रांड नेम का यूज़ किया जाएगा, किस ब्रांड नेम से उस आईपीएल को जाना जाएगा। जैसे सबसे पहले की अगर बात की जाए तो उसे डीएलएफ आईपीएल ही बोला जाता था कई साल तक, क्योंकि डीएलएफ उसका ब्रांड स्पॉन्सर था, टाइटल स्पॉन्सर। उसके बाद आया पेप्सी आईपीएल, फिर वीवो आईपीएल, बीच में ड्रीम इलेवन भी आया था। आज की डेट में टाटा आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर है, तो टाटा आईपीएल के नाम से हम इसको जानते हैं। यही जो ब्रांड नेम है इसको आईपीएल से एसोसिएट करने के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप बेची जाती है। पहले के 5 साल 2008 से 2012 तक की जो टाइटल स्पॉन्सरशिप थी वो डीएलएफ ने 40 करोड़ रुपए में हर साल 40 करोड़ रुपए के हिसाब से बीसीसीआई से खरीदी थी। 2013 से 2015 के लिए पेप्सी ने खरीदी थी 79 करोड़ रुपीस पर ईयर के हिसाब से। इसके बाद में आता है वीवो, जो 2016 और 17 के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप लेता है 100 करोड़ पर ईयर के हिसाब से, और 2018-19 पे लेता है 440 करोड़ पर ईयर के हिसाब से। 2020 में इंडिया चाइना के रिश्तों में थोड़े तनाव आ गए थे, इस वजह से वीवो ने उसको स्पॉन्सर नहीं किया था, बिकॉज वीवो एक चाइनीज कंपनी है। तब ड्रीम इलेवन ने इसको स्पॉन्सर किया था और टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 222 करोड़ रुपए के अराउंड दिए थे। 2021 में फिर से वीवो ने इसको 440 करोड़ में ले लिया, और 2022 और 23 की अगर बात की जाए तो टाटा ने इसको लगभग 300 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से अपने नाम पे किया हुआ है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये सारे ब्रांड कंपनीज बीसीसीआई के साथ में करती हैं, और कंपनियां जो होती हैं ये सारा का सारा पैसा भी बीसीसीआई को ही देती है। बीसीसीआई इस टोटल अमाउंट का 50% अपने पास में रखती है और 50% बाकी की सारी आईपीएल टीम्स में बांट देती है। अब इसके अलावा अगर बात की जाए तो और भी कई तरीके की स्पॉन्सरशिप्स होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि पावर प्ले को कोई स्पॉन्सर कर रहा है, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट को कोई स्पॉन्सर कर रहा है, किसी कोई बाद में गेम चेंजर वाले दिए जा रहे हैं। ऐसे ही अगर एक एग्जांपल के तौर पर दूं, जैसे सीएट का आता था, सीएट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। जब भी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट बोला जाएगा सीएट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। इसके लिए लगभग 30 करोड़ रुपए थे जो सीएट ने पे किए थे। इसके अलावा अगर कहा जाए तो क्रेड पावर प्ले के बारे में आपने सुना होगा, ड्रीम इलेवन गेम चेंजर के बारे में सुना होगा। ये सब चीज़ें होती हैं, इनसे लगभग 200 करोड़ रुपए के अराउंड होता है जो बीसीसीआई को मिलता है एज ए ब्रांड स्पॉन्सरशिप। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का। आईपीएल अगर कहा जाए तो दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टूर्नामेंट्स में से एक है, तो जो भी चैनल इसको दिखाएगा उसकी व्यूअरशिप बहुत बढ़ेगी। इसीलिए सबसे पहले सोनी ने इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लिए थे पूरे 10 साल के लिए, और इसके लिए इन्होंने पे किए थे 8,200 करोड़ रुपए। मतलब अगर 2008 से 2017 तक की बात की जाए तो हर साल 820 करोड़ रुपए पे किए थे सोनी ने इस ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए। अगर ये आपको ज्यादा लग रहे हैं तो अगले 5 साल के लिए स्टार स्पोर्ट्स ने इसको खरीदा था 16,400 करोड़ रुपए में, मतलब लगभग 3,300 करोड़ रुपए पर ईयर 2018 से 2022 तक। अब ये जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वाला पैसा आता है ये भी सेम 50% बीसीसीआई अपने पास रखता है, और 50% जो होता है वो बाकी सारी आईपीएल टीम्स में बांट देता है। अब सुनने में लग रहा होगा कि 16,000 करोड़ रुपए जो हैं वो सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए आप ले रहे हो। साल में एक बार टूर्नामेंट होगा, थोड़े कुछ घंटे का मैच होता है, तो क्या ही पैसा बन पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सच है कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, लेकिन इससे ब्रॉडकास्टर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आईपीएल की व्यूअरशिप ही इतनी ज़्यादा है कि जो मैच में ब्रेक्स आते हैं उसमें सिर्फ 10 सेकंड के ब्रेक की अगर बात की जाए तो लगभग 15 लाख रुपए चार्ज करता है स्टार स्पोर्ट्स। कि अगर आपको मैच के बीच में जो ब्रेक हो रहा है उसमें 10 सेकंड के लिए कोई अपना विज्ञापन दिखाना है तो उसके आपको 15 लाख रुपए पे करने होंगे। और अब कितने सेकंड्स होते हैं, कितने ब्रेक्स होते हैं, कितने मैचेस होते हैं, कितने ओवर्स होते हैं, वो अब अपने हिसाब से आप सोच लो कि कितनी भयानक कमाई होती होगी। तो नुकसान नुकसान कुछ नहीं होता, माला के 16,000 करोड़ देने पड़े, लेकिन उससे फिर फायदा ही होता है ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का। अब अगर टीम्स की बात की जाए कि वो किस तरीके से कमाते हैं, बीसीसीआई का पैसा आ गया वो तो ठीक है। टीम्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहला उनका भी स्पॉन्सरशिप ही होता है। जो टीम की जर्सी होती है उसमें अपना लोगो लगाने के लिए कंपनीज पैसा देती हैं। आपने देखा होगा हर एक आईपीएल टीम की जर्सी पे बहुत सारे लोगो लगे होते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो एक जर्सी अगर बोलेंगे तो 2 उसके कैप में होते हैं, 6 उसके टी शर्ट में होते हैं और 2 लोअर पे। तो मान के चलिए कि लगभग 10 लोगो होते हैं
जो एवरेज एक आईपीएल की जर्सी में लगे होते हैं। इसके बाद नंबर आता है स्टेडियम टिकट्स का। हर एक टीम जो होती है वो अपने होम ग्राउंड पर लगभग 7 मैच खेलती ही खेलती है। अब ये जो 7 मैचेस होते हैं इसमें जो भी टिकट बिक रहे हैं, जो भी स्नैक्स बिक रहा है, जो कुछ भी कमाई टोटल उस स्टेडियम की हो रही है, उसका 80% उस आईपीएल टीम को मिलता है और 20% मिलता है उस स्टेट के क्रिकेट एसोसिएशन को। यानी कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स है वो चेन्नई के ग्राउंड पे अपना मैच खेल रही है, तो स्टेडियम में जो भी टिकट और बेवरेजेस वगैरह बेच के कमाई होगी उसका 80% चेन्नई की टीम को मिलेगा और 20% चेन्नई के क्रिकेट एसोसिएशन को। अगर कहा जाए तो ऑलमोस्ट 4 से 5 करोड़ रुपए पर मैच ये भी मिलता है। हर टीम जो होती है उसकी अपनी ब्रांड मर्चेंडाइज भी होती है, जैसे जर्सी हो गई, कैप हो गया। इसके अलावा अगर कहा जाए की चेन्स हैं, मोबाइल कवर्स हैं, ऐसी चीज़ें जो होती हैं इनको बेच के भी टीम्स अपनी कमाई करती हैं। अब बात आती है प्राइज मनी की। जो जीतने वाली टीम होती है उसको 20 करोड़ मिलते हैं, रनर अप को 13 करोड़, क्वालिफायर 2 हारने वाली को 7 करोड़ और एलिमिनेटर हारने वाली को लगभग 6-6.5 करोड़ रुपए। ये अमाउंट भी वेरी करता रहता है हर एक सीजन में, हर एक चीज़ आपने जैसे देखा ही बढ़ती रहती है उसके हिसाब से। अब जो आधा पैसा होता है इस पूरी विनिंग अमाउंट का वो मिलता है उस टीम के मालिक को, आईपीएल की जो टीम का मालिक है, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी। और आधा जो होता है वो जितनी भी टीम होती है उसको मिलता है अदर देन देयर फीस। तो मान लो अगर 20 करोड़ टोटल प्राइज मनी किसी ने जीती, कोई मैच जीता, तो 10 करोड़ तो कंपनी जिसका है आईपीएल फ्रेंचाइज वो ले गया, लेकिन 10 करोड़ बाकी बचे हुए सब जितने भी खिलाड़ी होते हैं सब में बांटा जाता है। अब ऑब्वियसली कि ये एक मोटिवेशन का भी काम करता है जीतने के लिए। और बात अगर जीतने की हो रही है तो इसके पीछे टीम ओनर का एक और भी मकसद होता है। अब अगर टीम को चलाने का खर्चा 200 करोड़ है तो सिर्फ 20 करोड़ की प्राइज मनी से उनका कोई फायदा नहीं होने वाला। 10 करोड़ मिल रहा है, 200 करोड़ खर्चा है। बेसिकली फायदा ये होता है कि अगर कोई टीम आईपीएल जीतती है तो इससे उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। ब्रांड वैल्यू बढ़ने का यही मतलब हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स उनके पास प्रमोशन कराने आना चाहेंगे। अब अगर एक के पास में ही ज़्यादा लोगों की भीड़ लग रही है तो वो पैसे भी ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहा जाए तो उनकी व्यूअरशिप बढ़ती है कि भाई ये टीम जीती थी, लोग की पसंद बढ़ती है। अब व्यूअरशिप की अगर बात की जाए तो इसी वजह से कई सारे ऐसी टीम्स होती हैं जो कुछ मशहूर प्लेयर्स को, जैसे धोनी जी हो गए, कोहली जी हो गए, इनको भी लोग खरीदना चाहते हैं कि अगर ये हमारी टीम में रहेंगे तो इनके फैंस तो मैच देखेंगे ही। अब धोनी के जितने भी फैन हैं वो चेन्नई का कोई मैच मिस नहीं करेंगे। कोहली के जितने भी फैन हैं वो जैसे बेंगलोर की तरफ से वो खेल रहे हैं तो उनका कोई मैच मिस नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो टीम्स हैं वो ऐसे मशहूर प्लेयर्स को अपने साथ रखना चाहते हैं ताकि उनकी टीम की वैल्यू बढ़े। इसके साथ में कुछ मशहूर लोग हैं, उनका टीम से जुड़ना भी व्यूअरशिप को बढ़ाता है। जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स में शाहरुख खान जुड़े हुए हैं तो उनके सपोर्टर्स जो हैं वो भी कोलकाता नाइट राइडर को सपोर्ट करेंगे। कुछ आईपीएल फ्रेंचाइज जो हैं वो अपने स्टेक प्राइवेट कंपनीज को भी बेचते हैं। जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात की जाए तो एलआईसी का इसमें 6.5% का स्टेक है। और राजस्थान रॉयल अगर कहा जाए तो रेडबर्ड कैपिटल पार्टनर्स हैं, उनका राजस्थान रॉयल्स में 15% का स्टेक है। तो ये सारे तरीके होते हैं जिनसे एक आईपीएल टीम अपनी कमाई करती है, पैसे बनाती है। और इसी वजह से जैसे आपने देखा कि 800 करोड़ 16,000 करोड़ तक पहुंच गई हैं चीज़ें। तो हर साल ये चीज़ बढ़ती चली जाती है, स्पॉन्सरशिप के पैसे बढ़ते जाते हैं, चीज़ें बढ़ती जाती हैं। इसी वजह से हर साल और ग्रैंड लेवल पे ये हो रहा है। ये थी आईपीएल के बिजनेस की बात। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।